नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने सेशन में विज्ञान के 444 प्रश्न ऑनलाइन देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो दोस्तों डायप्टर में मापी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो दोस्तों ये चांदी है। और दूसरा दोस्तों ये तांबा है। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? ये कार्ल लिनएफ्स्टर ने की थी। और रक्त का पीएच मान कितना दोस्तों? ये 7.4 होता है। और मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये पीलिया को कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पीलिया को कहा जाता है। और गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? ये तांबा, जिंक और टीन का ये मिश्र धातु ये है। मनुष्य के दांत कितनी प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये 4 प्रकार के होते हैं मनुष्य के दांत। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? ये तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना हो दोस्तों? ये 600:1 होता है आरबीसी एवं डब्ल्यूसी का। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है दोस्तों? ये विटामिन के होता है। ये प्रमुख पॉइंट था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की दोस्तों? ये फंक द्वारा ये किया गया था विटामिन की खोज। अगला प्रश्न है, वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो दोस्तों विटामिन ए, डी, ई की ये क्या है? वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? इसका नाम रासायनिक नाम दोस्तों अस्कॉर्बिक है, अस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त का थक्का न बनना, ये विटामिन के की कमी से होने वाला ये रोग है। दोस्तों आप लोग को नॉन स्टॉप पढ़ाए जा रहे हैं। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी दोस्तों? तो ये यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। और शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं दोस्तों? ये शिरा कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है दोस्तों? ये एड्रीनेलिन होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये ईईजी का ये किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दोस्तों ये होता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? ये स्टेपिस होती है, इसको ध्यान रखिए, जो कान में पाई जाती है। टिटनस रोग कौन सा है दोस्तों? होता है टिटनस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये तंत्रिका तंत्रीय प्रभावित होता है। और इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण से होता है दोस्तों? ये कैडमियम के कारण से होता है। अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ये तरल संयोजी उत्तक है रक्त। अगला प्रश्न है, आरबीसीएस का निर्माण किस में होता है दोस्तों? ये अस्थि मज्जा में होता है। और आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दोस्तों क्या है? तो ये ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टीन द्वारा ये ऊर्जा समीकरण दिया गया है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। अगला प्रश्न है, द्रव्य की चौथी अवस्था ठोस द्रव्य गैस के अलावा कौन सी होती है? तो दोस्तों ये क्या होती है? प्लाज्मा होती है। और पाँचवीं दोस्तों बात करें तो ये बोस-आइंस्टीन होती है। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं? ये दोस्तों 7 होते हैं। और एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है दोस्तों? ये रेडियन होता है। और ऐसे पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है दोस्तों? ये हर्ट्ज है, एग्जैक्ट की दोस्तों इसे सूचित किया जाता है। और ऐसे पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होती है दोस्तों? ये एम्पियर होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य बराबर होता है? ये दोस्तों 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है दोस्तों? तो ये पारसेक दूरी इकाई मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। और एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? तो ये दोस्तों ये 3.26 प्रकाश वर्ष के तुल्य के बराबर होता है ये। अगला प्रश्न है, एक न्यूटन कितने डायन के तुल्य होता है? ये 10⁵ डायन की तुल्य होता है। अगला प्रश्न है, कारक ऐसे मात्रक एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है दोस्तों? ये जूल होती है। और एक एंगस्ट्रॉन कितने मीटर के तुल्य के बराबर होती है? 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉन बराबर। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा होती है? ये दोस्तों ये फोटोमीटर होती है। और एक अशु शक्ति कितने वाट के समतुल्य के बराबर होती है दोस्तों? ये 746 वाट के बराबर होती है। और लेंस की शक्ति की इकाई की बात करें, ये दोस्तों ये डायोप्टर होती है। और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है दोस्तों? ये 9.8 मीटर प्रति सेकेंड ये होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंडों की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ये उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो दोस्तों ये बल की परिभाषा मिलती है न्यूटन के प्रथम गति से। अगला प्रश्न है, कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें
त्वरण कितना होगा। तो अगर दोस्तों एक समान गति दोस्तों हो तो उसमें त्वरण इसमें शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण से झरकर गिर जाते हैं। तो दोस्तों ये जड़त्व के कारण ही गिर जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका वेग कितना होगा। तो अगर कोई वस्तु दोस्तों विरामावस्था में है तो उसका वेग दोस्तों ये शून्य हो जाएगा। दोस्तों आप लोग नॉन स्टॉप पढ़ाए जाते हैं तो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का दोस्तों उदाहरण है। ये न्यूटन का तृतीय नियम का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक होते हैं। तो दोस्तों न्यूटन का तृतीय नियम इसमें सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, आवेग का ऐसा ही मात्रक दोस्तों क्या होता है। ये न्यूटन सेकेंड आवेग का इकाई होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता दोस्तों क्या कहलाती है। इसमें ये ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक दोस्तों क्या होती है, जूल होती है। और बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है दोस्तों। ये अवस्थित ऊर्जा की उदाहरण है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। यह नियम दोस्तों किसका है, ये ऊर्जा संरक्षण का यह नियम है। दोस्तों साइंस का बहुत सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, द्रव की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनित अवस्था में होते हैं कौन सी है दोस्तों, ये प्लाज्मा ये है। और बल का ऐसे पद्धति में मात्रक दोस्तों क्या होती है, बल की ये न्यूटन होती है। और एक जूल कितने अर्ग के तुल्य के बराबर होती है, ये 10⁷ अर्ग के बराबर होती है एक जूल में। और वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, ये मीटर प्रति सेकेंड होता है। और किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को दर को दोस्तों क्या कहते हैं, ये त्वरण कहते हैं। और भौतिकी का पिता दोस्तों किसको कहते हैं, ये न्यूटन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु चंद्रमा पर उतरता है तो उसके बाहर में क्या परिवर्तन होता है। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों चंद्रमा पर उतरता है तो उसके बाहर में कमी प्रतीत होती है, इसको ध्यान रखिएगा। और बल किसका गुणनफल दोस्तों, ये द्रव्यमान और त्वरण का ये होती है। F बराबर दोस्तों क्या होती है, ma होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है दोस्तों, ये न्यूटन का तृतीय नियम होती है, ध्यान रखिएगा। और जो ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, ये अदिश राशि है ऊर्जा। यदि m द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, ये 12 mv² होती है दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। अगला प्रश्न है, कार्य करने के दर को दोस्तों क्या कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति का ऐसा मात्रक दोस्तों क्या होते हैं, वाट होती है। और एक अश्व शक्ति कितने वाट के तुल्य के बराबर होती है दोस्तों, ये 740 वाट के बराबर होते हैं। और आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, E बराबर mc² दोस्तों हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और वह आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, इसको दोस्तों बोलते हैं गुरुत्व बोलते हैं। और पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो ये दोस्तों जी के मान में कमी होती है, जो जी का मान घटता जाता है। और जी का मान सबसे अधिक दोस्तों कहाँ होता है, तो ये ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। और जी का मान सबसे कम दोस्तों कहाँ पर होता है, ये विषुवत रेखा पर होता है। और ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे दोस्तों, ये केपलर ने दिए थे। दोस्तों आप लोग को नॉन स्टॉप पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है तो फटाफट दोस्तों खींचते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था। ये दोस्तों ये न्यूटन के द्वारा दोस्तों किया गया था। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये जी का मान कम होता जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो ये जी का मान दोस्तों ये बढ़ता जाता है, कुछ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में अवस्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है दोस्तों, ये बढ़ता प्रतीत होता है। और जब लिफ्ट दोस्तों नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में अवस्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है दोस्तों, ये घटा हुआ प्रतीत होता है। और जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में अवस्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों, ये कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। और ऐसी स्थिति में लिफ्ट में अवस्थित पिंड का भार दोस्तों कितना हो जाएगा, इसमें शून्य हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, भू अवस्थितिक उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है दोस्तों, ये 36,000 किलोमीटर पर ये ऊंचाई पर यह रहकर परिक्रमण करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, ये 11.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड ये होता है।
अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण मान कितना होता है? तो 1 दोस्तों ये 6 होता है। और वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से दोस्तों मापते हैं? ये बैरोमीटर से मापते हैं। और यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत करता है दोस्तों? तो ये आंधी आने की ये संकेत करता है। और दोस्तों यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या संभावना होगी? तो ये दोस्तों वर्षा होने की संभावना होगी। और यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है दोस्तों तो क्या संभावना होगी? दोस्तों ये दिन साफ होने की ये संभावना होगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बल, दाब तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है दोस्तों? ये P बराबर दोस्तों क्या होती है? F/A होती है, इसको ध्यान रखिए। P बराबर दोस्तों F/A होता है, इसको ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक दोस्तों क्या होता है? ये बार होता है। और वायुयान में बैठे व्यक्ति यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही गिरने का क्या कारण है? दोस्तों ये वायुमंडलीय दाब में कमी होना, इसी कारण ये फाउंटेन पेन बाहर निकल जाते हैं। अगला प्रश्न है, पास्कल का नियम किससे संबंधित दोस्तों? ये दाब से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? दोस्तों ये लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के अंदर रहता है? तो ये दोस्तों 8/9 दोस्तों ये बाहर रहता है। 8 दोस्तों बाहर रहता है और 9 दोस्तों ये अंदर रहता है। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि 9 भाग में 8 भाग ऊपर रहेगा और 1 भाग नीचे रहेगा। अगला प्रश्न है, समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के ऊपर दोस्तों रहता है? तो दोस्तों ये 1/9 रहता है। दोस्तों 9 में 1 दोस्तों ये ऊपर रहता है, बाद बाकी 8 भाग ये नीचे रहता है। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? तो दोस्तों ये हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व को ये मापा जाता है। अगला प्रश्न है, जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? और दोस्तों तो ये कुल आयतन दोस्तों 1/10 भाग दोस्तों ये ऊपर रहता है। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? ये न्यूटन मीटर होते हैं पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक। अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? तो दोस्तों ये पृष्ठ तनाव के कारण ये तैरती रहती है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये श्यानता घटती जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होती है दोस्तों? ये आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक दोस्तों ये हर्ट्ज होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100, यदि किसी लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का आवर्तकाल दोस्तों कितना हो जाएगा? तो ये दोस्तों ये 2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी उपग्रह के अंदर लोलक का दोलन कितना होगा? तो ये दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और किसी तरंगों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है। किसी तरंगों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है दोस्तों ये पराबैंगनी तरंगों के द्वारा दिए सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस विधि से समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाया जाता है दोस्तों? तो ये सोनार के द्वारा ये पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस तरंग की प्रकार ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है दोस्तों? तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे ये होती है ध्वनि। अगला प्रश्न है, ध्वनि के नाम से पुकारी जाने वाली यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों? तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की दोस्तों ये बीच होती है। और 20 हर्ट्ज के नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं दोस्तों? ये अपसर्व्य कहते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगों दोस्तों क्या कहते हैं? ये पराश्रव्य कहते हैं। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक दोस्तों किस में होती है? तो दोस्तों ये ठोस में होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ध्वनि के सबसे अधिक चाल दोस्तों किस में होती है? ये ठोस में होती है। और ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं दोस्तों? ये ऑडियोमीटर के द्वारा दोस्तों मापा जाता है। और बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए दोस्तों क्या मिलाते हैं उसमें नमक मिला दिया जाता है। और कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है दोस्तों? ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का तापमान ये अधिकतम होता है। और हमारे कान कितने हर्ट्ज तक की न्यूनतम आवृत्ति को सुन सकता है दोस्तों? ये 20 हर्ट्ज की आवृत्ति को दोस्तों ये सुन सकता है न्यूनतम, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंग कहते हैं दोस्तों? ये उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। और ऊष्मा का ऐसा मात्रक दोस्तों जूल होता है। और आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना का समान होता है दोस्तों? ये -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये बराबर होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये काम करता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल दोस्तों कितना होता है? ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दोस्तों होती है निर्वात में। और प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है दोस्तों? ये 8 मिनट 19 सेकंड के आसपास लगता है।
और प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को दोस्तों क्या कहते हैं, ये प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। और प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये लाल, हरा और नीला को दोस्तों प्राथमिक रंग कहते हैं। और मनुष्य के आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, ये रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। और मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब दोस्तों कैसा होता है दोस्तों, ये वास्तविक और उल्टा होता है। और किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर का काम करता है, किस सिद्धांत पर दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर दोस्तों ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विद्युत धारा कैसे ऐसे पद्धति में दोस्तों मात्रक क्या होती है, तो दोस्तों ये एम्पियर होती है विद्युत धारा की। और विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक दोस्तों क्या होती है, वाट होती है। और वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या मापने में किया जाता है दोस्तों, ये विभवांतर मापने में किया जाता है। और फोटोन की खोज दोस्तों किसने की थी, ये रदरफोर्ड ने फोटोन की खोज की थी। और आरबीसी का जीवन काल दोस्तों कितना होता है, ये 120 दिन होता है दोस्तों। और रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी दोस्तों, ये फाइब्रिनोजन दोस्तों होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक दोस्तों, ये शरीर की मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक है। और मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्ण के कारण दोस्तों होती है, ये यूरोक्रोम के कारण ये होती है। और वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है दोस्तों, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक दोस्तों क्या होती है, चांदी होती है। और कौन सा द्रव ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है दोस्तों, ये पारा होता है। और सूर्य की सतह पर ताप कितना होता है दोस्तों, ये 6 लाख के आसपास दोस्तों ये होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कर लिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 60 लाख के आसपास होती है दोस्तों, ये 3 इधर हो गया प्लस 3 इधर हो गया, इकाई नहीं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख दोस्तों ये 6 लाख के आसपास होती है। सॉरी दोस्तों, ये 6 लाख का सूर्य की सतह पर ताप कितना होता है दोस्तों, ये 6 लाख के आसपास होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है दोस्तों, ये अनुप्रस्थ ये होती है दोस्तों। और चंद्रमा से पृथ्वी प्रकाश को सूर्य तक आने में कितना समय लगता है दोस्तों, तो ये 1.2728 या दोस्तों 1.38 दोस्तों, किसी भी ऑप्शन में दिया तो मार दीजिएगा। कोई व्यक्ति अपने से भरा प्रतिबिंब किस दर्पण में देख सकता है दोस्तों, तो ये अवतल दर्पण में देख सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कार व बसों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और सड़कों पर लगे लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों, तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती है दोस्तों, उनका रंग कैसा होगा दोस्तों, उनका रंग दोस्तों क्या होगा, श्वेत होगा। और इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है दोस्तों, ये काला दिखाई नहीं देता है। और दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां दोस्तों क्रमशः f1 व f2 हो एक दूसरे के संपर्क में रखे तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी दोस्तों, तो ये 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 दोस्तों 1/f2 ये हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, तो 1 बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 ये हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, f1 f2 हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बांधता है दोस्तों, तो ये रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से दोस्तों पहले बनेगा। और सर्वप्रथम किसने बताया कि प्रकाश तरंगों का परिवर्तन होता है, तो ये ग्रेमाल्डी ने ये बताया था। अगला प्रश्न है धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है दोस्तों, धूप चश्मे की दोस्तों ये 0 डायोप्टर होती है। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, ये गैलीलियो ने किया था। और शुष्क सेल किसका बना होता है दोस्तों, ये जस्ते का बना होता है। और दोस्तों बात करें विद्युत धारा कैसी राशि होती है दोस्तों, ये क्या होती है, अदिश राशि विद्युत धारा है। और प्रतिरोध कैफे पद्धति में मात्रक क्या होती है दोस्तों, ये ओम होती है। और जब R1 I2 R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी को क्रम में जोड़े तो उनका तुल्य प्रतिरोध दोस्तों कितना हो जाएगा, दोस्तों R1 I2 प्लस R3 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है जब R1 I2 R3 ओम 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध दोस्तों कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये 1/R1 बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो 1/R1 1 प्लस I2 1 प्लस R3 दोस्तों ये हो जाएगा, इस प्रकार से ये जुड़ते जाएगा। अगला प्रश्न है एमीटर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है दोस्तों, तो ये श्रेणी क्रम में ये लगाया जाता है। और विद्युत धारा आवेश तथा समय में क्या अंतर होता है दोस्तों, तो ये Q बराबर दोस्तों क्या होता है, ये IT होता है, इसको ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा प्लस टाइम होता है। अगला दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण किसमें होता है दोस्तों, ये यकृत और पीलिया में होता है, इसको ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो ये हीमोग्लोबिन कारण होता है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? तो ये रक्तहीनता की रोग हो जाती है। अगला प्रश्न है किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? तो ये दोस्तों ये ओ को कहते हैं। और किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं दोस्तों? तो ये एबी कहा जाता है। और सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो ये नाइट्रोजन पाया जाता है। और बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये दोस्तों एक्वायर्ड योरकर ये रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है? ये दोस्तों मरासमस रोग के कारण ये बच्चों में ये ढीली हो जाती है। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? ये दोस्तों ये बीसी जल में घुलनशील है। अगर दोस्तों वसा की बात करें दोस्तों तो ये ADE की दोस्तों ये वसा में घुलनशील, को ध्यान रखिएगा, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों? तो ये विटामिन 12 में ये कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन 12 में। अगला प्रश्न है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम दोस्तों ये बायोटिन होता है। और विटामिन B12 का रासायनिक दोस्तों क्या है? तो ये कोबालोबिन, इसका दोस्तों विटामिन 12 का मान होता है, साइनोकोबालामिन होता है। अगला प्रश्न है विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो ये कैल्सिफेरॉल होता है। और विटामिन K का रासायनिक दोस्तों विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। और पित्त किस अंग द्वारा प्रभावित होता है? ये यकृत के द्वारा ये प्रभावित होता है। और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है दोस्तों? ये मधुमेह कहलाता है। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को दोस्तों क्या कहते हैं? तो ये धमनी कहते हैं। और रक्त दाब मापने वाले यंत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है? ये स्फिग्मोमोनोमीटर कहा जाता है। और मनुष्य के मस्तिष्क का वजन दोस्तों कितना होता है? ये 1400 ग्राम होता है। और मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है? तो ये 206 हड्डी पाई जाती है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की दोस्तों बात करें तो ये फीमर होती है, जो कहाँ ये जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मांसपेशियों व अस्थि के जोड़ को दोस्तों क्या कहा जाता है? ये टेंडन कहा जाता है। और मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग दोस्तों क्या है? ये फेफड़ा और फुफ्फुस है, फेफड़ा या फुफ्फुस इसको बोला जाता है। या टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ये दोस्तों साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। और निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? ये फेफड़ा अंग जो निमोनिया रोग से प्रभावित होता है। बच्चों को DPT टीका किस रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है दोस्तों? तो ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के बच्चों के लिए लगाया जाता है, बचाव के लिए ये लगाया जाता है बच्चों को। अगला प्रश्न है शरीर का तापमान दोस्तों क्या होती है? तो ये दोस्तों क्या होती है? ये 98 पॉइंट दोस्तों ये 4 के आसपास होती है। और दोस्तों बात करें इसमें सेल्सियस में, तो सेल्सियस में दोस्तों बात करें तो ये 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है मानव शरीर के तापमान। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है पेशियों की कुल संख्या दोस्तों कितनी होती है? पेशियों की दोस्तों कुल संख्या ये 639 होती है। और मस्तिष्क का भार दोस्तों कितना होता है? ये 1400 ग्राम होती है मस्तिष्क का भार। और RBCS का दोस्तों संख्या किस में ज्ञात की जाती है? ये दोस्तों हीमोसाइटोमीटर में द्वारा ये ज्ञात की जाती है। और WC का मुख्य कार्य दोस्तों क्या होता है? ये शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना दोस्तों ये WBC का कार्य होता है। अगला प्रश्न है रक्त बिंबाणु का निर्माण किसी में होता है? तो ये दोस्तों अस्थि-मज्जा में होता है। और रक्त बिंबाणु की मृत्यु दोस्तों कहाँ होती है? तो ये पीलिया में होती है। अगला प्रश्न है एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ये एंटीबॉडी जो होते हैं दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ए और एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अगला प्रश्न है RH कारक का पता किस तंतु में लगाया जाता है दोस्तों? तो ये बंदरों में लगाया जाता है। और विटामिन E का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? तो ये दोस्तों टेकोफेरोल विटामिन E का दोस्तों रासायनिक नाम है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की कीफ रचना के द्वारा होती है दोस्तों, तो ये विलय के द्वारा दोस्तों ये होता है। और फाइबरी नोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन कीफ अंग में होता है, तो ये दोस्तों यकृत में होता है। और मृत RBC को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है दोस्तों? तो ये यकृत के द्वारा ये नष्ट किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत मस्त प्रश्न था। अगला प्रश्न है पित्त का pH मान दोस्तों कितना होता है? ये 7.7 होता है। और सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दोस्तों? तो ये 72 बार धड़कता है। और भ्रूण अवस्था में दोस्तों ये 150 बार धड़कता है। और सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है दोस्तों? तो ये 120/180 जो होता है दोस्तों mmHg होता है।
अगर दोस्तों बात करें और दोस्तों सिस्टोलिक की बात करें तो ये 120 दोस्तों, और डायस्टोलिक की दोस्तों बात करें तो ये 80 होती है। अगला प्रश्न है विरिक की कार्यात्मक इकाई दोस्तों क्या होती है? तो दोस्तों विरिक की कार्यात्मक इकाई दोस्तों ये नेफ्रॉन होता है। और मनुष्य की खोपड़ी में कितना हफ्तियाँ होती है दोस्तों? ये 29 हफ्तियाँ मनुष्य की खोपड़ी में होती है। अगला प्रश्न है हैजा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये दोस्तों हैजा रोग में ये दोस्तों आंत प्रभावित होती है। और टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? ये आंत होती है। और क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। ये क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? ये फेफड़ा होता है। और बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। और समुद्री दूरियों को किस में मापा जाता है? ये नॉटिकल मील में मापते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य के बराबर होते हैं दोस्तों? तो ये 10⁶ मीटर के बराबर होते हैं 1 माइक्रोन। अगला प्रश्न है कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त घड़ी कौन सी होती है? तो ये क्वार्ट्ज घड़ी होती है। और ऊष्मा की इकाई को दोस्तों क्या बोलते हैं? कैलोरी बोलते हैं। और किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की मात्रा क्या होती है दोस्तों? ये ल्यूमेन होती है। अगला प्रश्न है चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? तो ये दोस्तों ये जड़त्व के कारण से ऐसा होता है। और किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं दोस्तों? ये क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं दोस्तों। संवेग दोस्तों क्या होते हैं? P बराबर दोस्तों क्या होती है? mv होती है। द्रव्यमान गुना दोस्तों ये वेग होती है। और नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना दोस्तों किस नियम का उदाहरण है? ये न्यूटन का तृतीय नियम का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है किस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है? तो ये दोस्तों ये अभिकेंद्रीय बल करने पर ये होता है। अगला प्रश्न है 1 किग्रा भार कितनी न्यूटन के बराबर होती है? ये 9.8 न्यूटन की बराबर होती है। अगला प्रश्न है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? तो ये दोस्तों विद्युत ऊर्जा में करता है। अगला प्रश्न है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को दोस्तों क्या कहा जाता है? ये उपग्रह कहा जाता है। और उप न्यूनतम वेग को क्या कहा जाता है? जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता दोस्तों, तो उसको बोलते हैं पलायन वेग, इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है दाब का एफआई मात्रक दोस्तों क्या होती है? दोस्तों ये Nm/m² होती है, या इसको पास्कल भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है द्रव का घनत्व किस यंत्र में मापा जाता है दोस्तों? ये हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है जल में नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव दोस्तों क्या होता है? ये घटता जाता है। अगला प्रश्न है ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? ये श्यानता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है हमारे कान कितने हर्ट्ज तक की अधिकतम आवृत्ति सुन सकते हैं? तो ये 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति तक की ये सुन सकती है। अगला प्रश्न है सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किसकी चाल के बराबर होती है? ये दोस्तों प्रकाश की चाल के बराबर दोस्तों ये होती है। और गामा किरणों की खोज दोस्तों किसने की थी? ये बेक्रेल ने की थी। और एक्स किरणों की खोज की बात करते थे ये रोंटगेन ने की थी, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों ये क्वथनांक जो होता है ये बढ़ता जाता है, क्वथनांक बढ़ता जाता है। और अशुद्धि में लाने पर द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो ये द्रव का क्वथनांक दोस्तों ये बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है एंडोस्कोपी तकनीक जो पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है किस सिद्धांत पर आधारित होती है दोस्तों? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये आधारित होती है। अगर बात करें दोस्तों जब वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है तो वे क्या कहलाती है? तो ये प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। और आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है दोस्तों? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन कारण ये प्रतीत होता है। और किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो दोस्तों ये लाल रंग के प्रकाश पर दोस्तों ये प्रकीर्णन बहुत कम होता है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों कहाँ होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है दोस्तों? ये अनंत पर होती है। और किसी लेंस की क्षमता +5D है और वह किस प्रकार का लेंस है दोस्तों? तो ये उत्तल लेंस होगा ये। और एक लेंस की क्षमता -2D है तो यह किस प्रकार के दोस्तों लेंस होगा दोस्तों? ये अवतल लेंस होगा ये, इसको ध्यान रखिएगा। और जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उसका रंग दोस्तों कैसा होगा? उसका रंग दोस्तों काला हो जाएगा। और दोस्तों ये जो परावर्तित कर देगी दोस्तों तो वो क्या होगा? ये वह सफ़ेद होगा। जो दोस्तों अवशोषित कर लेगा वो काला होगा, जो परावर्तित दोस्तों वो क्या होगा? सफ़ेद वो हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये अपेक्षिक अथवा सापेक्षता सिद्धांत की
नियम को ये दर्शाता है। अगला प्रश्न है, एफआई पद्धति में समय का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है दोस्तों? ये सेकंड होती है। और एफआई पद्धति में ऊर्जा पदार्थ का परिमाण का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है दोस्तों? ये मोल होता है। और एफआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक और संकेत दोस्तों क्या होती है? केल्विन होती है। और एफआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक और संकेत दोस्तों की बात करें, ये क्या होती है दोस्तों? ये कैंडला होती है। और दोस्तों एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी तो क्या कहलाती है? ये विस्थापन कहलाती है। और त्वरण के एफआई मात्रक की बात करें दोस्तों, तो ये मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर होती है। और ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, और ऐसा किस कारण होता है दोस्तों? तो ये जड़त्व के कारण ऐसा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जड़त्व के कारण से होता है। और पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दोस्तों कितना होता है? ये 9 पॉइंट दोस्तों ये 8 होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और दूध से मक्खन निकालने पर मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, वस्तु का भार किस दिशा में कार्य करता है? तो दोस्तों ये गुरुत्व केंद्र के नीचे की ओर ये कार्य करता है। बहुत मस्त प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो ये क्या होता है? ये कम होते जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कम होते जाता है। और पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाइयों का क्या कारण है दोस्तों? यहाँ जो होती है एक वायुमंडलीय दाब की दोस्तों ये कमी हो जाती है। और घनत्व का सूत्र की बात करें दोस्तों, तो क्या होती है? द्रव्यमान बाय ये आयतन होती है, द्रव्यमान बाय आयतन होती है। और वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात दोस्तों क्या बोलते हैं? ये अपेक्षित घनत्व इसको बोलते हैं। और नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल पर तैरना क्यों आसान होता है दोस्तों? तो ये समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उस पर तैरना आसान होता है। अगला प्रश्न है, केफ नली में द्रव्य के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को दोस्तों क्या कहते हैं? तो ये कैफित्व कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, लालटेन या लैंप की बत्ती में किसका कारण तेल ऊपर चलता है? ये कैफिकत्व कारण दोस्तों ये ऊपर चढ़ते रहता है। और कंपन करने वाली वस्तुओं 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ये आवृत्ति उसे कहते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। और आवृत्ति और आवर्तकाल में दोस्तों अंतर क्या होते हैं का संबंध दोस्तों बात करें तो ये n बराबर दोस्तों क्या होती है? 1/t होती है, जहाँ दोस्तों n क्या होती है? आवृत्ति होती है। और t बराबर दोस्तों क्या होती है? ये आवर्तकाल होता है। अगला प्रश्न है, यदि गर्मियों में दोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो उसके आवर्तकाल पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आवर्तकाल दोस्तों क्या होगी? ये बढ़ जाएगा। यदि सर्दियों में दोलक की लंबाई कम हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये कम हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर विकसित ट्यूमर का पता लगाने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये पराश्रव्य तरंगों का ये प्रयोग किया जाता है। और ध्वनि किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है? ये दोस्तों ये अनुदैर्ध्य तरंग की उदाहरण होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? ये दोस्तों ये मैक्सवेल ने इसको किया था। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये एक्स किरणों का ये प्रयोग किया जाता है। कान पर ध्वनि का प्रयोग कितने समय तक रहता है दोस्तों? 1/10 सेकेंड तक इसमें रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। 1/10 सेकेंड तक रहता है कान पर ध्वनि का प्रभाव। अगला प्रश्न है, एक्वास्टिक विज्ञान क्या होती है दोस्तों? ये ध्वनि से संबंधित होती है। और स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना हो दोस्तों? ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। और स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस पैमाने की दोस्तों बात करें तो ये 35 डिग्री सेल्सियस होती है। और सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट में दोस्तों का संबंध बात करें तो दोस्तों क्या होती है? C/5 बराबर होती है दोस्तों। तो F-32 बाय दोस्तों क्या 9 होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बंद कमरे में पंखा चला देने पर कमरे के ताप पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? ये दोस्तों ये बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। बंद कमरे में पंखा चला देने पर कमरे के ताप पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कमरा का तापमान ये बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये दोस्तों क्या होगा? ये आभासी होगा। एक व्यक्ति को निकट की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो उस व्यक्ति की आंख में कौन सा रोग होती है दोस्तों? ये निकट दृष्टि दोष होती है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है किंतु पास की वस्तु को नहीं देख पाता है, उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष होता है दोस्तों? तो ये दूर दृष्टि दोष उसमें होती है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, दो लेंस जिनकी क्षमता P1 +
P1 प्लस P2 है तो उन्हें संपर्क में रखने पर संयुक्त लेंस की क्षमता दोस्तों क्या हो जाएगी, तो दोस्तों P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, P1 प्लस P2 हो जाएगा। इसके ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना क्या है दोस्तों, तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये उदाहरण है। और कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों, ये परवलयाकार अवतल लेंस का ये प्रयोग किया जाता है, परवलयाकार अवतल लेंस का। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग की सिद्धांत के किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, ये तो हाइगेंस के द्वारा ये प्रतिपादित की जाती है। आगे बढ़ अगला प्रश्न है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने कहा था दोस्तों, ये मैक्सवेल के द्वारा ये कहा गया था। अगला प्रश्न है, आइरिस का क्या कार्य होती है, पुतली का क्या कार्य होती है दोस्तों, तो ये आंख पर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को दोस्तों क्या करती है, नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, किसी तारे के रंग में किस बारे में पता चलता है, किसी तारे के रंग से किस के बारे में पता चलता है दोस्तों, ये उस तारे के ताप का बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा प्रकाश सबसे अधिक परावर्तित होता है, ये दोस्तों ये बैंगनी रंग प्रकाश ये सबसे अधिक परावर्तित होती है। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग की दोस्तों बात करें तो ये सेरिब्रम होता है। अगला प्रश्न है, सेरिब्रम का कार्य क्या है, तो दोस्तों ये शरीर का संतुलन बनाए रखने में सेरिब्रम कार्य करता है। और तंत्रिका उत्तक की इकाई का दोस्तों क्या कहते हैं, ये न्यूरॉन कहते हैं। और अस्थि से अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं दोस्तों, ये लिगामेंट्स कहते हैं। और मानव शरीर में कुल कितनी पेशियाँ दोस्तों, ये 639 पेशियाँ होती है। और किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है दोस्तों, ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और एसटीएच हार्मोन का मुख्य कार्य दोस्तों क्या होती है, तो ये हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण करना होता है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन दोस्तों, हार्मोन ये। अगला प्रश्न है, एसटीएच हार्मोन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है दोस्तों, ये बौनापन हो जाता है। और अबटू ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन दोस्तों कैसा होता है, ये तो और कौन सा होता है दोस्तों, ये थायरोक्सिन होता है। और घेंघा रोग किस तत्व की कमी कारण होता है दोस्तों, ये आयोडीन की कमी कारण होता है। और अधिवीरिक ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को दोस्तों क्या कहा जाता है, ये लरो या उरो हार्मोन कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, अधिवीरिक से निकलने वाले हार्मोन को। अगला प्रश्न है, एड्रीनेलिन हार्मोन अधिक मात्रा में कब उत्सर्जित होता है दोस्तों, ये उत्तेजना के समय ये सबसे अधिक उत्तेजित होता है। अगला प्रश्न है, अंडवाहिनी की परिवर्धन को कौन सा हार्मोन पूर्ण करता है दोस्तों, तो ये एस्ट्रोजन इसको पूरा करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि में सहायता करता है दोस्तों, ये करता है प्रोजेस्टेरोन करता है। इसको ध्यान रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन करता है वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेथन से निकलने वाले हार्मोन को तो क्या कहते हैं दोस्तों, ये टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, यूरेथन से निकलने वाले। अगला प्रश्न है, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये लेरिंग्स या स्वर यंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों, ये आरबीसीएस के लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा दोस्तों ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सी शोषण में कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, तो ये 38 एटीपी के बराबर ये प्राप्त होते हैं। आगे अगला प्रश्न है, काली खांसी रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, तो ये श्वसन रोग इसमें श्वसन अंग तंत्र इसमें प्रभावित होता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, कोलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोल्वेंट ऐसी किस रोग की जांच के लिए प्रणाली है, ये दोस्तों ये HIV के ये प्रणाली है। HIV की पॉजिटिव लोगों के लिए वर्तमान में किस तकनीक की व्यवस्था की गई दोस्तों, तो ये एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी की ये एक तकनीक की गई है। आगे बढ़ अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया किस मच्छर काटने से होता है दोस्तों, तो ये एडिस इजिप्टी की मच्छर काटने से होता है। और अफ्थ्यू की दोस्तों कुल संख्या दोस्तों कितनी होती है, तो ये 206 होती है। और ध्वनि की तीव्रता की इकाई की दोस्तों बात करती है क्या होती है, तो ये वेग होती है, बेल होती है दोस्तों। और डेसिबल किसके बराबर होती है, तो ये 1/10 बेल के बराबर होती है। और अब केंद्रीय बल की दिशा क्या होती है दोस्तों, ये अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। और एक व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है और यदि डोरी टूट जाए तो अपना भार कितना प्रतिशत करेगा दोस्तों, तो ये 0 इसका हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए लिफ्ट में बैठे व्यक्ति के सिर पर रखे बोझ का भार कितना होगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वह बिंदु जिस पर समस्त भार कार्य करता है, चाहे वह वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, क्या कहलाता है दोस्तों, ये गुरुत्व केंद्र कहलाता है।
और कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, ये यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। और गुरुत्व जनित त्वरण का मान दोस्तों कितना होता है, ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और चंद्रमा किसका एक उपग्रह दोस्तों है, ये पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। आगे अगला प्रश्न है, किसी पतंग के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दोस्तों क्या कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, ये दाब कहा जाता है। और दाब किस प्रकार की राशि है, ये अदिश राशि है। सभी द्रवों के क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ये क्वथनांक ये बढ़ता जाता है। और एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है दोस्तों, ये शून्य होती है। और प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह किसका नियम है दोस्तों, ये हुक का ये नियम है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हुक का नियम है। और प्रत्यास्थता गुणांक कैसे मात्रक की दोस्तों बात करती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। और चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्यों बढ़ जाता है, तो दोस्तों ये चंद्रमा पर जी का मान दोस्तों पृथ्वी के जी के मान दोस्तों 1/6 भाग होते हैं, तो इसलिए दोस्तों वहाँ क्या होते हैं, वो मान बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी उपग्रह के अंदर कौन सी घड़ी नहीं चलेगी, किसी उपग्रह के अंदर कौन सी घड़ी नहीं चलेगी दोस्तों, ये लोलक घड़ी वहाँ नहीं चलेगी। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है दोस्तों, ये गैस में होती है। और दोस्तों बात करें सबसे ज़्यादा दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में ध्वनि की ताल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, दोस्तों ये ध्वनि की चाल ये बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, पारा कितने ताप पर जम जाता है दोस्तों, ये -39 डिग्री ताप 39 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों ये जम जाता है। अगला प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने पर हिमांक बिंदु क्या होते हैं दोस्तों, ये 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। और केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु दोस्तों क्या होता है, ये 373 डिग्री दोस्तों केल्विन होते हैं। अगला प्रश्न है, एक किलो कैलोरी कितने जूल की तूल के बराबर होती है दोस्तों, ये 4186 जूल के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का हस्तांतरण किसके कारण होते हैं दोस्तों, तो ये ताप के कारण ये होते हैं, ताप के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकिरण उतापमापी किस नियम पर आधारित होते दोस्तों, ये अपटीपन के नियम पर ये आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपनी वाष्प में बदल जाना क्या कहलाता है दोस्तों, ये वाष्पीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, बोयल के नियम अनुसार क्या स्थिर रहता है दोस्तों, तो ये ताप स्थिर रहता है। और चार्ल्स के नियम अनुसार क्या स्थिर रहता है दोस्तों, तो ये दाब स्थिर रहता है। और दाब नियम से क्या स्थिर रहता है दोस्तों, ये आयतन स्थिर रहता है। और गैस समीकरण दोस्तों क्या होती है, पी बराबर दोस्तों, ये दोस्तों पी भी बराबर दोस्तों क्या होती है दोस्तों, ये NRT होता है दोस्तों, एन क्या दोस्तों, एन फैलेंट रहता है। और प्रकाश क्या है दोस्तों, ये प्रकाश एक क्या है, ये ऊर्जा है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है बल्कि दूसरों को प्रकाश में दिखाई देती है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, ये अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है वे क्या कहलाती है दोस्तों, ये वो पारदर्शक कहलाती है। और जिससे नहीं निकलती दोस्तों, ये अपारदर्शी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी दोस्तों, तो अपनी लंबाई दोस्तों ये आधा कम से कम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में क्या अंतर होता है दोस्तों, तो ये पी बराबर दोस्तों 1/f होती है, जहाँ पी दोस्तों क्या होती है, लेंस की क्षमता होती है दोस्तों, एफ क्या होती है, फोकस दूरी होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, तो ये एफ्टिन है। अगला प्रश्न है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना किस नियम के अनुसार की जाती है, तो दोस्तों ये कूलम्ब के नियम के अनुसार ये की जाती है। आगे बढ़ अगला प्रश्न है, विद्युत विभव कैसे मात्रक दोस्तों क्या होती है, तो क्या होती है, वोल्ट होती है। और विभवांतर का दोस्तों बात करें, विभवांतर का इफेक्ट मात्रा दोस्तों क्या होती है, भी दोस्तों वोल्ट ही होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है दोस्तों, तो ये टीन शीशा दोस्तों बना होता है, जिसमें टीन दोस्तों 63% और शीशा 35% इसमें उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है, चालकता कैसे मात्रक दोस्तों क्या होती है दोस्तों, ये ओम पर या महो या सीमेन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए दोस्तों, ये 0 होना चाहिए। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध दोस्तों कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। और ट्रांसफार्मर का दोस्तों कार्य क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर का होता है दोस्तों AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करना होता है, ये ट्रांसफार्मर का ही मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की करोड़ किसकी बनी होती है दोस्तों, ये नर्म लोहे की ये बनी होती है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। आगे बढ़ अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है दोस्तों, तो ये नाइक्रोम का बना होता है। और घरों में उपयोग होने वाले यंत्रों को किस क्रम में दोस्तों लगाया जाता है दोस्तों, तो ये समांतर क्रम में लगाए जाते हैं घरों में उपयोग होने वाले यंत्रों को।
आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है दोस्तों? तो ये टंगस्टन का बना होता है। और ठोस पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट पीट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बनाए जाते हैं दोस्तों क्या कहलाती है? भंगुरता कहलाती है। और ऐसे पद्धति में घन कोण का मूल मात्रा दोस्तों क्या होती है? तो ये यूक्लिडियन होती है। और किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी दोस्तों क्या कहलाती है? तो ये चाल कहलाती है, इसको ध्यान रखिएगा। और चाल किसके बराबर होती है दोस्तों? तो ये दूरी व समय के बराबर ये होती है, चाल बराबर दूरी व समय होती है। और गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर कौन सा बल लगाकर वस्तु को संतुलित रखा जा सकता है दोस्तों? ये ऊपरी मुखी बल लगाया जाकर ये संतुलित रखा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु में उसकी गति कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है तो उसे वस्तु क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये गतिज ऊर्जा कहलाती है। और जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या अवस्थिति कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो क्या कहलाती है दोस्तों? ये अस्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और सोलर फील्ड दोस्तों क्या होती है? तो ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों ये परिवर्तित करती है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का दोस्तों कार्य क्या होती है? तो विद्युत मोटर की दोस्तों बात करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सोलर फील्ड दोस्तों तो ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और माइक्रोफोन दोस्तों बात करें तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और अगला प्रश्न दोस्तों, संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? तो ये दोस्तों कितना? ये 4 गुना हो जाएगी ये। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय लगाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये उसे परिक्रमण काल कहते हैं, जितना पृथ्वी का जितना समय एक चक्कर लगाता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है दोस्तों? तो ये 6.67 × 10⁻³ दोस्तों -11 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पलायन वेग कक्षीय वेग का कितने गुना होता है दोस्तों? तो ये √2 गुना होता है, इसको ध्यान रखिए, √2 गुना होता है। और आर्किमिडीज का नियम दोस्तों किससे संबंधित? ये पलवन से संबंधित है। और एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को दोस्तों क्या कहते हैं? ये संसंजक बल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जल की बूंद किसके कारण गोल होती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। अगला प्रश्न है, पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता रहता है दोस्तों? ये तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसलिए तैरते रहता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल एवं आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा पहुँचते हैं? तो दोस्तों ये किसी तत्व के कारण ये पहुँचते हैं। और नली में द्रव के प्रवाह के दर को किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो ये दोस्तों वेंटूरी मीटर के द्वारा ये ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक दौरान पूरा करने के समय को दोस्तों क्या कहते हैं? ये आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता दोस्तों? ये लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर ये नहीं करता है। अगला प्रश्न है, यदि लोलक की घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो वहाँ भारहीनता के कारण आवर्तकाल कितना दोस्तों हो जाएगा? तो ये दोस्तों ये अनंत हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किन तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो ये रेडियो तरंगों का तरंग दैर्घ्य ये सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ कौन सी तरंग उत्पन्न करती है दोस्तों? तो ये पराश्रवित ये तरंग उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ये दोस्तों ध्वनि तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंगें चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती है दोस्तों? ये ऊर्जा ले जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय किस विधि द्वारा गर्म होता है दोस्तों? तो ये संवहन के द्वारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। और किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो ये बढ़ जाएगी। और केल्विन पैमाने पर सेल्सियस पैमाने में क्या, केल्विन पैमाना और सेल्सियस पैमाने में क्या अंतर दोस्तों? के बराबर दोस्तों C+273.15 ये होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, घड़ी साज छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य क्या कहते हैं दोस्तों? ये क्या कहते हैं? विभवांतर उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विभवांतर किस प्रकार की राशि है दोस्तों? ये अदिश राशि है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो ये विद्युत धारा कहा जाता है। और विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा के लिए प्रयुक्त होती है? तो ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए ये प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, घरों की विद्युत धारा कौन सी धारा होती है? तो ये प्रत्यावर्ती धारा होती है।
और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को दोस्तों क्या बोलते हैं, ये विद्युत मोटर कहते हैं। और विद्युत वाहक बल का मात्रक की बात करें दोस्तों, ये जूल बाय कूलम होती है। और डायनेमो की दोस्तों खोज की बात करती है, फैराडे ने इसकी खोज की थी। दोस्तों आप लोग को नॉनस्टॉप पढ़ाया जा रहा है, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सेशन को शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक दोस्तों क्या होती है, गोस होती है। और चुंबक में सबसे ज़्यादा चुंबक तत्व कहाँ होती है, ये ध्रुवों पर होती है। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये इस्पात का प्रयोग किया जाता है। और वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों, ये √2 हो जाएगा। और फोटोग्राफी कैमरे या प्रकाशिक यंत्रों में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो ये यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। और चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी दोस्तों, ये फ्लेमिंग ने की थी। चुंबकीय प्रेरण की खोज ये फ्लेमिंग ने की थी। और न्यूट्रॉन की दोस्तों खोज किसने की थी, ये जेम्स चैडविक ने की थी। और पॉजिट्रॉन की दोस्तों खोज किसने की थी, एंडरसन ने की थी। और फोटोन की दोस्तों की बात करती है, आइंस्टीन ने की थी। इस पर को ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है। और इलेक्ट्रॉन की एंटी कण दोस्तों क्या थी, क्या पॉजिट्रॉन है। और अर्धचालक पदार्थ कौन से दोस्तों, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या दोस्तों, ये अर्धचालक है। और रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 में किस वैज्ञानिक ने की दोस्तों, ये रदरफोर्ड ने की थी। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत दोस्तों क्या होती है, नाभिकीय फलने होती है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों, तो ये एडविन हब्बन के द्वारा दोस्तों ये की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस उपकरण का उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं दोस्तों, तो ये ऑडियो फोन के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, किस उपकरण का उपयोग वायुमंडल मापने में किया जाता है दोस्तों, तो ये बैरोमीटर का किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे में जल, प्रकाश एवं पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट निर्माण को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और पत्तियों में हरे रंग का वर्णक दोस्तों क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। और क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व का एक परमाणु होता है दोस्तों, ये मैग्नीशियम का होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है दोस्तों, तो ये बैंगनी रंग में सबसे कम होती है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, करेब चक्र की क्रिया होती है। करेब चक्र की क्रिया दोस्तों क्या होती है दोस्तों, ये दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है पूर्ण करेब चक्र की क्रिया। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला शोषण कहलाता है, तो ये दोस्तों ऑक्सीशोषण कहलाता है। और शोषण जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दोस्तों होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अनोक्सी शोषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में कौन सी गैस सहायक होती है, तो एथिलीन प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, मिट्टी रहित खेती दोस्तों क्या कहलाती है, तो ये हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है मिट्टी रहित खेती को। अगला प्रश्न है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है दोस्तों, तो ये ऑक्सीडेंस ये होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, तो दोस्तों ये एथिलीन है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पुष्प दोस्तों कौन सा है दोस्तों, ये रेफ्लिसियाई ओर्नोलाई दोस्तों ये सबसे बड़ा पुष्प होती है। अगला प्रश्न, रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य दोस्तों क्या होती है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करने का यही कार्य होता है रक्त बिंबाणु का। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होती है, ये दोस्तों विटामिन के कारण सब होता है। अगला प्रश्न है, किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों एंटीबॉडी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज 1863 में किसने की थी दोस्तों, ये एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। इसको ध्यान रखिएगा, जीवाणु की खोज 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वो स्थलीय पौधे वायुमंडल से क्या प्राप्त करते हैं दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से किस क्रिया द्वारा पहुँचता है, तो दोस्तों ये परागण के द्वारा पहुँचता है, ओमोसिस के द्वारा ये पहुँचता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है, तो ये दोस्तों ये लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन किन जीवों के बीच का संबंध है, ये दोस्तों ये शैवाल और कवक के बीच का ये संबंध दर्शाता है लाइकेन, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण जो मानसिक रोग पैदा करता है कौन सा दोस्तों, तो ये पीबी लेड है, जो शीशा है। आगे बढ़ अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये 639 मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी दोस्तों कौन सी है, ये
डीएस ये सबसे छोटी पेशी होती है। अगला प्रश्न है, महिलाओं और पुरुषों की तुलना में कितने लीटर रक्त कम होता है दोस्तों? तो ये 1/2 लीटर ये कम होती है। अगला प्रश्न है, रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होती है दोस्तों? तो ये 60% ये भाग प्लाज्मा होती है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा दोस्तों क्या होती है? दोस्तों ये जिसमें दोस्तों 90% जल होता है और 540 दोस्तों प्रोटीन होते हैं और 0.9% लवण और 0.1% दोस्तों ये ग्लूकोज इसमें पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, किस अंगों को आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है या कब्र कहते हैं दोस्तों? ये यकृत और पीलिया को दोस्तों ये कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोते वक्त आरबीसीएफ कितने प्रतिशत कम हो जाती है दोस्तों? ये 5% ये कम हो जाती है। और जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनकी आरबीसीएस कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है दोस्तों? ये 30% की इसमें वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं। अगला प्रश्न है, आरएच कारक का पता किन वैज्ञानिक ने लगाया था दोस्तों? ये लन ऑफिजन और विनर ने लगाया, इसको ध्यान रखें, आरएच फैक्टर का। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या दोस्तों? विटामिन ए का रासायनिक दोस्तों रेटिनॉल है। और मनुष्य में अग्रवर्णक अर्थात चबाने वाले दांतों की कुल संख्या दोस्तों कितनी होती है दोस्तों? ये 8 होती है। तो दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में 444 प्रश्न देखे हैं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और सेशन को शेयर जरूर कर दें। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।